बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम इस समय चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, 10वां पार्ट पढ़ रहे हैं इतिहास में कक्षा 12 का, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं अथवा यह बताने का प्रयास किया जा रहा है इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने वालों को कि कैसे औपनिवेशिक व्यवस्था ग्रामीण अंचलों तक पहुंची, शहरी क्षेत्रों से, बंदरगाह के क्षेत्रों से जो व्यापारिक व्यवस्था के तौर पर लोग आए हुए थे वो कैसे ग्रामीण अंचल तक पहुंच गए और वहां की कृषि व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर संचालित करना आरंभ कर दिया और तरह तरह की नई नई नीतियां बनाई, राजस्व से संबंधित, और राजस्व इकट्ठा करने का काम करना आरंभ किया। अब आइए हम देखें, इससे पहले कई टॉपिक हमने पढ़े हैं, समझा है, बंगाल की स्थिति, संथालों की स्थिति, पहाड़िया लोगों की स्थिति। अब हम लोग चल रहे हैं पश्चिमोत्तर भारत की तरफ, पश्चिमी भारत जो है उसकी तरफ चलेंगे और मूल रूप से पश्चिमी भारत जो है उसकी तरफ देखेंगे। जो स्थलीय क्षेत्र है वहां पर कौन सी नीतियां अपनाई और वहां पर क्यों विद्रोह हुआ। हमारा टॉपिक जो है वो है देहात में विद्रोह। देहात में विद्रोह के अंतर्गत हमको पढ़ना है बंबई, आधुनिक मुंबई, दक्कन विद्रोह, यानी बंबई या दक्कन, बंबई दक्कन विद्रोह पढ़ना है। तो अगर देखा जाए ये पूरा जो क्षेत्र आता है ये पश्चिमी भारत का होता है, पश्चिमी भारत, ठीक। तो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ पर ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनकी बात हो रही है। तो यहीं से एक क्षेत्र है महाराष्ट्र, वहां की घटनाओं को हम लोग देखेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि स्थलीय क्षेत्र में, अभी तक तो हम पहाड़ी क्षेत्रों में देख रहे थे बंगाल के कि इनकी क्या नीतियां थी और वहां पर विरोध इनका कैसे हुआ। अब हम स्थलीय क्षेत्रों में देख रहे हैं कि इनका विरोध कैसे हुआ और इनकी क्या नीतियां थी। तो पश्चिम भारत में कैसे घटनाएं घटी, तो इसके लिए जब हम किसानों के विद्रोहों का अध्ययन करेंगे तो भली प्रकार समझ पाएंगे कि कैसे चीजें बनी और कैसे घटनाएं घटी। यानी कि हमें दक्कन विद्रोह को समझने के लिए या फिर यहाँ पर अपनाई गई नीतियों को समझने के लिए यहाँ के कृषकों द्वारा जो विद्रोह किया गया उसे समझना आवश्यक है, क्योंकि जब हम इनकी परिस्थिति को समझेंगे, इनके विद्रोह को समझेंगे, विद्रोह के कारणों में जाएंगे तो हम समझ जाएंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि कैसी इनकी नीतियां थी जिनसे इनका शोषण हो रहा था। तो 19वीं सदी के दौरान 19वीं सदी का मतलब है 1800 से 1900 ईस्वी के मध्य का समय। इसके दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों में किसानों ने साहूकारों व अनाज व्यापारियों 19वीं शताब्दी के दौरान किसानों ने अनेक प्रांतों में भारत के साहूकारों व अनाज व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया था। ठीक, ये मेन फैक्ट हो गया कि विद्रोह आरंभ हो गए थे 19वीं शताब्दी के दौर में। किनके खिलाफ हो रहे थे? साहूकारों के खिलाफ और अनाज व्यापारियों के खिलाफ हो रहे थे। ठीक, ऐसे ही विद्रोह का एक स्वरूप हमको मिलता है जिसका टॉपिक हमारा है बुक में कि लेखा बही जला दी गई। ठीक, ये हमारा टॉपिक है, तो इस पर हम लोग आते हैं। अभी तक तो हमने इस बिंदु को समझने का प्रयास किया है, लेकिन अब जो हमारा मूल बिंदु है, जो मुख्य बिंदु है हमारा, वो ये है, इसी से हमको पूरे विद्रोह की व्यवस्था को समझना है और इसके स्वरूप के बारे में जानना है।
टॉपिक है हमारा लेखा बही जला दी गई। लेखा बही क्या होता है? इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीजें आपको लेखा शास्त्र के अंतर्गत मिलती हैं, जिसमें होता क्या है कि यदि किसी को आपने धन दिया है या किसी से धन उधार लिया है, तो ऐसी स्थिति में कोई एक दस्तावेज होता है जिस पर उसको लिख कर रख लिया जाता है और आपके और देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। यह एक तरह का प्रमाण होता है कि जब कभी आवश्यकता पड़े आपसे वसूली की तो इसे दिखाकर पैसा ले लिया जाए। तो इसी से संबंधित एक घटना है पूना, आधुनिक पुणे। पुणे जिला कहाँ का? महाराष्ट्र का जिला। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, इस जिले में एक स्थान है जिसका नाम है सुपा। सुपा एक तरह की मंडी थी, अनाज की मंडी थी। यहाँ पर व्यापारी और कृषक आते थे, कृषक अपना अनाज बेचते थे, व्यापारी खरीदते थे, फिर वहां से वो वस्तुओं को बाहर देशों में निर्यात करते थे। यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर किसान इनसे उधार धन भी ले जाते थे, अग्रिम राशि के तौर पर कृषि करते थे और लाके बाद में उनको वापस कर देते थे। तो होता क्या है कि धीरे धीरे इस प्रक्रिया में लाभ कृषकों को नहीं हो पा रहा है, निरंतर उत्पादन कम होता जा रहा है और कम उत्पादन की दशा में सिर्फ खाने भर का राशन हो पाता है, तो खाने में राशन खत्म, इनका उधार दे पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में बार बार ये उधार लेते लेते इनकी जो उधारी है वो बहुत बढ़ जाती है, पैसा इनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन किसी तरह की संवेदनशीलता इस उधार देने वाले के द्वारा नहीं दिखाई जाती है। निरंतर ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो गवर्नमेंट के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी इस पूरी व्यवस्था पर आंख बंद किए बैठे हैं, उनको भी इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि 12 मई 1875 ईस्वी को यहाँ सूपा में रैयत इकट्ठे हुए। रैयत कौन थे? ये जो रैयत है यही नाम है किसान का। किसान का दूसरा नाम है रैयत। आगे हम जब पढ़ेंगे दक्कन की व्यवस्था को, जब देखेंगे कि कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, तो बंगाल में इस्तेमारी थी, लेकिन यहाँ पर रैयतवाड़ी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो यहाँ पर रैयत इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद हमला कर दिया। हमला किस पर करेंगे? हमला उसी पर करेंगे जिससे इनका नुकसान है, यानी व्यापारियों पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद इनके पास जो दस्तावेज थे जिसमें इनकी उधारी लिखी हुई थी, इनका खाता बना हुआ था कि आपने ये पैसे उधार लिए हैं, आपको चुकाने हैं, उनको इन्होंने जला दिया। यानी कि अब ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी है, इसको हम जला देंगे, तो मांगो तुम पैसा हमसे, कहां से मांगोगे। ठीक, अगला काम इन्होंने क्या किया, मंडी में आग लगा दी। मंडी में आग लगा दी और इसी के साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में विद्रोह इतना भड़क गया कि व्यापारियों के घर जला दिए गए। घर भी जला दिए गए। तो इस तरह से लेखा बही जो था, लेखा बही जिसमें हिसाब किताब लिखा रखा हुआ था इनकी उधारी का, उसको इन्होंने आग के हवाले कर दिया अपनी उधारी से बचने के लिए, क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये कभी उसको दे पाते वापस। इससे अच्छा इन्होंने सोचा कि इसको निपटाओ, आगे का बाद में देखा जाएगा। ये विद्रोह धीरे धीरे और फैलता गया। बंबई से यह अहमदनगर तक फैल गया। कुछ ही दिनों में इस विद्रोह का पूरा क्षेत्रफल जितने में फैला था वो लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर हो गया। यानी कि जहां जहां ये फैला उसको अगर देखा जाए सारी सीमाएं, तो लगभग इतना वर्ग km था। ठीक, इतने क्षेत्र में फैल गया। इसको पहले तो अंग्रेज सरकार ने बहुत हल्के में लिया कि हाँ ठीक है, चिटपुट विद्रोह है, खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक उसको ब्रिटेन द्वारा
ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसके द्वारा आगाह किया गया कि ऐसा ही एक विद्रोह 1857 में आरंभ हुआ था, जो बाद में नियंत्रण में ला पाना काफी मुश्किल हो गया था। तो ऐसी दशा में समय से कदम उठाए जाए और इन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। तब जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस चौकियां स्थापित की। पुलिस चौकियां स्थापित करने के साथ ही साथ सेना बुलाई और तब जाकर कई महीनों के बाद इस विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित हो पाया। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि लेखा बही जलाने की प्रक्रिया कैसी थी और कैसे यहाँ पर इनको कंट्रोल किया गया। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एक नई राजस्व व्यवस्था। एक नई राजस्व व्यवस्था पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने विद्रोह को देखा है दक्कन में। नई राजस्व व्यवस्था का क्या मतलब है? देखिए, बंगाल की जब हम स्थिति देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भू राजस्व से संबंधित एक व्यवस्था लागू की जिसका नाम था इस्तमरारी बंदोबस्त। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ज्यादातर बंगाल के क्षेत्र में लागू की गई, बंगाल से बाहर बिल्कुल ना के बराबर थी। ठीक है, तो जब हम बंगाल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक नई व्यवस्था मिलती है और उस नई व्यवस्था का नाम था रैयतवाड़ी प्रथा। अब आवश्यकता ये पड़ती है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को क्यों लागू किया गया। इसके पीछे कारण यह था कि यहाँ पर जो व्यवस्था स्थापित की गई थी इस्तमरारी, उसमें क्या था, कर निर्धारित था और इस निर्धारित कर के वसूलने में, इसका जो टैक्स लिया जाता था, वसूला जाता था, उसमें दो लोग होते थे, एक जमींदार होता था और दूसरा किसान होता था। ठीक है, अब स्थिति क्या बनती थी, दो लोगों के होने से अव्यवस्था उत्पन्न होती थी। इसीलिए अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि क्यों ना सीधे किसानों से कर वसूला जाए। ठीक, यानी कि अब क्या होगा, जो मीडिएटर था बीच का, जो जमींदार था, उसे सीधे सीधे खत्म कर दीजिए, किसान से ही संपर्क रखिए और किसान से कर ले लीजिए। यानी कि एक बीच का मीडिएटर खत्म, इसका जो बेनिफिट प्रॉफिट था, उसका जो मीडिएटर का जो खर्चा था वो समाप्त हो जाएगा। तो कॉर्नवालिस की जो इस्तमरारी व्यवस्था थी वो लगभग फ्लॉप गई। फ्लॉप जाने के कारण इसे बंगाल के बाहर बस कुछ ही जगहों पर लागू किया गया, बाकी नहीं लागू किया गया। बाकी जगहों पर नई व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया गया और यह व्यवस्था मैंने बताया कि पूरी तरह से उसके विपरीत थी। जो व्यवस्था इससे पहले लागू थी उसके पूरी तरह से विपरीत थी, क्योंकि उसमें जमींदार इकट्ठा करता था और इकट्ठा करके शासन को भेजता था। इसमें क्या था, किसान सीधे शासन के संपर्क में है और जो भी टैक्स देना है वो सीधे किसान शासन को दे देगा। बीच का जो मीडिएटर है वो खत्म हो जाने से क्या होगा, धांधली कम हो जाएगी और धांधली कम होने के साथ ही साथ जो कर की मात्रा बढ़ा दी जाती थी निचले स्तर पर, जैसे मान लीजिए कहा गया कि 10 रुपया कर है जिसे आप वसूलेंगे, जमींदार से कहा गया वसूलेंगे तो 1 रुपया आपको मिल जाएंगे और 9 हमको भेज देंगे। जमींदार क्या करता था, कहता था 20 रुपए कर है। ठीक, 20 रुपए कर में 11 रख लेता था, 9 भेज देता था। तो बेइज्जती किसकी होगी, भाई किसके खिलाफ विद्रोह होगा, जमींदार कहेगा भाई कर ऊपर से आदेश आया ये आपको देना है। व्यक्ति कौन दे रहा है, 20 दे रहा है, शासन को मिल कितना रहा है, 9 मिल रहा है। बीच का 11 कौन ले रहा है, जो मीडिएटर है वो ले जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में
किरकिरी किसकी हो रही है? प्रशासन की। और लाभ किसको हो रहा है? जमींदार को। यही सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए ये नई व्यवस्था स्थापित की गई कि अब रैयत से सीधे संपर्क किया जाए, किसान से सीधे संपर्क किया जाए, और जो भी कर वसूला जाए वो किसान सीधे प्रशासन को और शासक को जमा करे, बीच का जो मीडिएटर है वो समाप्त हो जाए। और इसी व्यवस्था को 1810 के बाद विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया। ठीक, ये भी कह सकते हैं कि 1810 में रैयतवाड़ी प्रथा बंबई में लागू की गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि नई व्यवस्था जो अपनाई गई। नई व्यवस्था अपनाने के पीछे एक कारण और था कि जो एक लंबे समय के लिए निर्धारित की जाती थी व्यवस्था, इस प्रणाली के अंतर्गत कि आपको इतने समय तक कर देना है, इसमें उत्पादन वृद्धि हो जाने पर, उत्पादन में वृद्धि हो जाए, जब उत्पादन बढ़ जाता था किसी समय या उसकी लागत कम हो जाती थी और प्रॉफिट ज्यादा हो जाता था, तो ऐसे में ये टैक्स बीच में नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि निश्चित था, निर्धारित था 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, कर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष होता था और रैयत के द्वारा संपर्क के माध्यम से होता था। तो ऐसे में इस व्यवस्था में कर बढ़ाना मुश्किल था, इसमें कर बढ़ाना आसान था। दूसरी बात, कर में रियायत भी देना इसमें आसान था, इसमें कठिन था। इसमें रियायत आपको मिल गई, लेकिन नीचे जमींदार आपको नहीं दे रहा है रियायत। यहाँ पर अगर रियायत मिली तो सीधे सीधे किसको मिलेगी? किसान को मिलेगी, क्योंकि किसान सीधे संपर्क में है। तो यही व्यवस्था थी कि नई व्यवस्था को लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, और इस तमरारी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवाड़ी को अधिक महत्व दिया गया। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि वीडियोस जो है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, ताकि बोरिंग ना हो, समझ में थोड़ा सा आसानी से आ जाए। इसको आप 2 बार रिवाइज कर लीजिए तो ये टॉपिक आपका एकदम से क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।